हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। दोस्तों, इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था, उसके बाद हमने इसका सेकंड टॉपिक भी पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसका थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अफ्रीका में चरवाहा जीवन। दोस्तों, इसके फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। ठीक है कि घुमंतू चरवाहे कहाँ कहाँ अपनी आवाजाही करते हैं, किस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भारत जैसे देश में जब औपनिवेशिक शासन था, उस समय चरवाहों का जीवन किस तरह का था, चरवाहों का जीवन औपनिवेशिक नियम कानूनों से किस तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अफ्रीका जैसे देश में जब औपनिवेशिक शासन रहा तो चरवाहों का जीवन किस तरह का था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है, आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। ठीक है, तो आज भी अफ्रीका में जो है चरवाहा की जो आबादी है, चरवाहों की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए वहां चरवाही गतिविधियों पर लोग आज भी आश्रित हैं। ठीक है, इनमें बेंदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है अफ्रीका में। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। ठीक है, कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम करते हैं और कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई और भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या है ये बदलाव? ठीक है, आखिर क्या थे ये बदलाव, उसको आज हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एक सुंदर सा फोटो दिखाया गया है। ये कहाँ का फोटो है? तो मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये जो है ये मसाई लैंड है और ये अफ्रीका का किलिमंजारो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अफ्रीका का एक फोटो आपको दिया गया है, जिसमें अगर हम पेन ले ले तो इस तरह से ये बारबेस है, ये बेदुइन है, ये ताउरेग है, ये मोर्स है, ये बेदा बेफुलानी है, ये कब्बाबीस है, ये बेजा है, ये डनांकिल है और ये सोमाली। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ का फोटो दिखाया गया है और यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया गया है। सूडान, इथियोपिया, ज़ेयारे, तुर्काना, युगांडा, बोरेन, सोमाली, कीनिया, मसाई, ये सब मसाई है। उसके बाद तंजानिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये अफ्रीका के चरवाहा समुदाय हैं, जो छोटी तस्वीर यानी कि कीनिया और तंजानिया के मसाई का इलाका दर्शाया गया है यहाँ का। ठीक है, यहाँ का इलाका आपको यहाँ इस बड़े पिक में दिखाया गया है। ये आपका विक्टोरिया झील हो गया। ठीक है, तो आप मैप को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह का इलाका रहा होगा। ठीक है, अभी जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इस मैप की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों, इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के लिए एक खास समुदाय इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। जबकि सभी समुदायों के साथ एक ही जैसी स्थिति थी, लेकिन हम मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि इसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, बदलाव आए। ठीक है, मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं और इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केनिया और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह
न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। ठीक है, अब चारागाहों का क्या हुआ? चारागाहों का क्या हुआ तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं और औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया की तरह तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेश में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 19th सेंचुरी के आखिर में यूरोप के साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में भी कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी थी और अफ्रीका के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले भी लिया। 1885 यानी 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों और अपने कब्जे में ले लिया। गोरों को बसाने के लिए यानी अपने इलाके के लोगों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया और मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और उन्हें एक ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे और अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था और बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाइयों मारा और संबुरु नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इस तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना मना था और इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढेरों डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तो इस तरह की बात यहाँ पे थी। ठीक है, घास के बिना पशु कुपोषण का शिकार हो जाते थे और जिसका मतलब है कि चारागाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता था, जिसके पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल 24 करोड़ कीनियन शिलिंग यानी 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए पानी और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौजन्य द मसाई एसोसिएशन, यहाँ पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, मसाई नाम यानी माँ शब्द से निकला है। मसाई जो है वो माँ शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी जीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। यह अर्धशुष्क विषुवतीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य है और ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। सौजन्य द मसाई एसोसिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फोटो दिखाई गई है जिससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि सूखे का इलाका सूखे का समय है और ऐसे समय में जानवरों की मृत्यु बड़े पैमाने पर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्रोत दिया गया है। इसमें लिखा गया है
अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के क्वाकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से क्वाकोलैंड और पास ही में स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे, और ये लोग आपस के बाजारों में, मतलब आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नए भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिनसे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित क्वाकोलैंड में घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं और हमारे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं बेच सकते, ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं और हम अपने जानवरों को, अपने भेड़ों को और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं और ये सीमाएं हमें मार दे रही है, जीना मुश्किल हो रहा है। नामीबिया स्थित क्वाकोलैंड के चरवाहों का बयान, नामीबिया 1949। माइकल बेलिंग, द कॉलोनियल एनकैप्सुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न नामीबिया पोस्टोरल इकोनॉमी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि दीवारें बना दी गई, दीवारें मतलब दोनों जगहों के बीच इस तरह की सीमा बना दी गई थी कि इधर वालों को उधर जाना मना था, उधर वालों को इधर आना मना था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ देखेंगे अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा और चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर और कहीं चले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया और बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे और उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का तो भरोसा था। मतलब इन लोगों से काम करवाते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली और नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वे छोटे से इलाके में खुद को कैद महसूस करने लगे और इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे, और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उन पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। नेक्स्ट सब टॉपिक है जब चरवाहे सूख जाते थे। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती थी और चारागाह सूख जाते थे, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं।
वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं और इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था और उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था। चारागाहों की खोज में वे यहाँ से वहाँ भटकने पर रोक लगा दिया गया था और उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया था, मतलब अलग कर दिया गया था और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी पर रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया के मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे और 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए और बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आने लगी। नेक्स्ट सब टॉपिक है, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, एक वरिष्ठ जन जिसको एल्डर्स कहा जाता था और दूसरा योद्धा जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे और समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई करने के लिए और कबीले की हिफाजत के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो, वहां हमला करके दूसरे के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। यहाँ पर आप उनके पिक्चर्स देख सकते हैं कि वे किस तरह से दिखाई देते थे। ठीक है, फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहकर काम करते थे। मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे और उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे और उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांवों में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे और उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे और युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी और कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई और कुछ और करता था। जिनकी तकदीर अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह भले खत्म न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। और दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से अफ्रीका में चरवाहे जो थे उनके जीवन में बदलाव आया। अगर हम इस चैप्टर के निष्कर्ष को देखें तो हम यहाँ लिखा है उसको पढ़ते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानून और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया और जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए जानवरों को चराना एक मुश्किल काम बनता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए और सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे और अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं और वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं और नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं और वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चरवाहों का जीवन बदला था। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली यहाँ पे